नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है, तो आप लोग विशेष 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 ध्यान अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर दीजिए। एक बार फोकस्ड होकर पढ़ लो तो अब से भी जितना समय है आपके पास, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और ये जितने वीडियोस हैं वो एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, इतना ही है। उतना आप लोग देखते चलना। आप लोग का ही वहां पे जब लिखोगे तो आप लोग के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में जो हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है उसमें आदिकाल, देखो 4 भाग में बटा हुआ है ना, तो हम लोग पहले आदिकाल वीर गाथा काल पढ़ेंगे। पद्य साहित्य का, गद्य साहित्य हमने देख लिया है। तो इसका देखो कुछ चीज है कि पाठ्यक्रम के नवीनतम प्रारूप के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल से आधुनिक काल तक का इतिहास सम्मिलित है, लेकिन आपको आदिकाल और भक्ति काल भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से यहाँ सभी कालों के विकास से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से घनिष्ठता के कारण कभी कभी निर्धारित काल से अलग काल के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और देखो, इस वीडियो के साथ अगर एक और वीडियो बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो 2 वीडियो में आप लोग के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 5 नंबर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हिंदी पद्य पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है? प्रत्येक काल की अवधि एवं विभाजन के आधार का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग पहले अपनी एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए और जितना ये गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास है उससे 5-5 जो आपका 5-5 नंबर का बनेगा प्रश्न, वो उसमें कराऊंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य से हुआ था। हिंदी साहित्य में सबसे पहले किस चीज को लिखा गया था? तो पद्य को माना जाता है। आविर्भाव मतलब उसका उद्भव, उत्पत्ति, तो पद्य से हुआ था। विद्वानों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को प्रत्येक युग की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया है। एक आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वीर रस से भरी हुई कविताएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई द्वारा लिखा हुआ, तो इसलिए इसको आदिकाल भी कहते हैं और वीर गाथा काल भी कहते हैं। पूर्व व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं। देखो, ये 2 काल आप लोग को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे भी उठा के प्रश्न दे देता है, नहीं तो अभी आपके सिलेबस में रीतिकाल और आधुनिक काल है। ठीक है, जिसको उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं, रीतिकाल भी बोलते हैं। आधुनिक काल 1843 से आज तक है। तो आदिकाल का समय पूछ देगा तो आप लोग लिख लेना 743 से 1343 ईस्वी तक। और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो है वो 1343 से 1643 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक। और जो आप लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे वो 1843 ईस्वी से अभी चल रहा है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है कि काव्य के 2 भेद कौन कौन से हैं? इनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्य के भेद लिख लीजिए आप लोग। ऐसी पद्य रचना जिसमें छंदों का विधान होता है उसे काव्य कहते हैं। अब छंद आप लोग को पढ़ाई हूं तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी कि पद्य रचना में क्या होता है? छंदों का विधान होता है, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब देखो, प्रबंध किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो लिख लो, जिस काव्य में किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है वह प्रबंध काव्य कहलाता है।
किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है तो वो कौन सा काव्य कहलाता है? प्रबंध काव्य। लेकिन मुक्तक काव्यों में किसी कथा का आश्रय न लेकर स्वतंत्र पदों में अपनी भावाभिव्यक्ति की जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 लिख लो आप लोग कि प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? इनका अंतर स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण भी दीजिए। प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य और खंड काव्य। अब देखो, महाकाव्य किसे कहते हैं? खंड काव्य। प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद और प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? ये जान गए ना आप लोग कि जिस काव्य में किसी कथा का आश्रय लेकर कविता रची जाती है तो प्रबंध काव्य कहलाता है। लेकिन मुक्तक काव्यों में किसी कथा का आश्रय न लेकर स्वतंत्र पदों में अपनी भाव को अभिव्यक्ति किया जाता है। तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य। तो अब ये जान लो कि महाकाव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य किसे कहते हैं। जिस काव्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं श्री रामचरितमानस, तो ये क्या कहलाता है? महाकाव्य। ये किसका भेद है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद, तो महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य किसे कहते हैं? जैसे विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस जो लिखा गया है वो महाकाव्य में आता है। इसके विपरीत जिस काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन न होकर उसके किसी अंश या खंड का वर्णन हो तो उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ रश्मिरथी, जिसमें किसका वर्णन है ये आप लोग मुझे बताना। ठीक, अब आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग देख लो अति लघु के रूप में। पहले ऊपर हेडिंग डाल लो आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, और अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये बहुविकल्पी के रूप में भी आ जाएगा और 1 नंबर ऐसे भी आ जाएगा आपका लिखने के लिए। तो चलो लिख लो कि पहला प्रश्न है, आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? इस काल के अन्य और कौन से नाम दिए गए हैं? तो अभी आपको बताएं कि आदिकाल का समय 743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को उत्थान काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है तथा चारण काल भी कहा जाता है। कौन कौन सा काल कहा जाता है? उत्थान काल, वीर गाथा काल, चारण काल और आदिकाल। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 क्या है कि वीर गाथा काल के नामकरण की सार्थकता बताइए कर लेना आप लोग। या हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? इस काल की किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की अधिकता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। वीर रस से परिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं जो सर्वथा उपयुक्त हैं। वीर गाथा काल इसीलिए दिया गया है। इस काल की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंद बरदाई। अब आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आदिकाल की भाषा का क्या नाम है? आदिकाल की भाषा का क्या नाम है या रासो ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकाल की भाषा बतानी है आपको और रासो जो ग्रंथ है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग लिख लो आदिकाल की भाषा का नाम डिंगल और रासो ग्रंथ इसी भाषा में लिखा गया है। ठीक, भाषा का नाम डिंगल। आदिकाल की रचनाएं किन किन रूपों में मिलती हैं? तो उत्तर डाल के लिख लो आप लोग। आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्यों के रूप में तथा वीर गीतों के रूप में। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है और जगनिक का परमाल रासो वीर गीत काव्य है। आदिकाल की रचनाएं जो हैं 2 रूपों में मिलती है, एक प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीतों के रूप में।
तो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रबंध काव्य है और जगनिक का परमाल रासो वीर गीत काव्य है। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और जो कवि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उनकी एक एक रचनाएं लिखते चलिए। आप लोग उत्तर डाल लीजिए कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो दलपति विजय, इनका है खुमान रासो, ठीक। और चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, सांगधर का हमीर रासो, नल्ल सिंह का विजयपाल रासो, जगनिक का दो है परमाल रासो या आल्हा खंड, जगनिक का परमाल रासो या आल्हा खंड, नरपत नाल का विषय विसल देव रासो, केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, केदार भट्ट जयचंद प्रकाश, और मधुकर का जय मयंक जस चंद्रिका। प्रश्न नंबर 6 क्या है वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रयुक्त छंदों के नाम बताइए। वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रयुक्त छंदों के नाम बताइए। तो वीर गाथा काल में छप्पय, दोहा को दूहा तब कहा जाता था, तो दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला। जो 9th 10th में है भी दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ठीक। तो वीर गाथा काल की रचनाओं में प्रयुक्त छंदों का नाम लिखना है। तो आप लोग मेरे साथ ही याद कर लो, छप्पय, दोहा, सोरठा, कहीं दूहा लिखा रहेगा तो भी आप लोग टिक कर देना। सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, सट्टक, रोला, और कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं आपको। वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो उत्तर डाल के लिख लो। वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवि हैं दलपत विजय, चंद बरदाई, जगनिक तथा नरपत नाल। कौन कौन? दलपत विजय, चंद बरदाई, जगनिक और नरपत नाल। अब वीर गाथा काल की 4 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो वीर गाथा काल की 4 प्रमुख रचनाएं लिखिए। पहला पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। खुमान रासो, विसल देव रासो तथा परमाल रासो या आल्हा खंड। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है कि वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? संक्षेप में उसका परिचय दीजिए। तो वीर गीत काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कवि जगनिक का परमाल रासो या आल्हा खंड है। इसमें महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीरोचित चरित्र का सुंदर वर्णन हुआ। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो आल्हा, आप लोग देखते होंगे आल्हा गाते भी हैं, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा। तो वीर गीत काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कवि जगनिक का परमाल रासो या आल्हा खंड है। इसमें महोबे के 2 प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल का वीरोचित चरित्र का सुंदर वर्णन हुआ है। आदिकाल जो है, वीर गाथा काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है या आदिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों को लिखना है आप लोग को। प्रवृत्ति क्या होती है कि मतलब उस समय की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उसमें क्या देखने को मिलता था। तो आप लोग लिख लो कि आदिकाल में प्रमुख रूप से चारण या भाट कवियों द्वारा काव्य रचनाएं की गई। प्रायः सभी कवि राजाओं के दरबार में रहकर काव्य रचना करते थे। आदिकाल या वीर गाथा काल की कविता की सामान्य विशेषताएं या प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला नंबर डाल के लिख लो, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जिसके भी आश्रय में रहते थे कवि, उनकी प्रशंसा लिखते थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है
युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। युद्ध जो होता था उस समय का, उसका इतना सुंदर और सजीव वर्णन करते थे उस समय के आदिकाल के कवि। और सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। सामूहिक राष्ट्रीयता मतलब जो जिस राजा के दरबार में रहता था उनका ही गुणगान करता था। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार का भी पुट होता था। ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में कल्पना की अधिकता रहती थी तथा जनसंपर्क का अभाव रहता था। आप लोग एक बार फिर से देख लो, आश्रयदाताओं की प्रशंसा रहती थी। जिनके भी आश्रय में रहते थे उनकी प्रशंसा, राजा के जिस भी राजा के दरबार में रहते थे तो वो राजा की प्रशंसा रहता था। युद्ध जो होते थे उसका सुंदर और सजीव वर्णन, आंखों देखा वर्णन करते थे। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहता था क्योंकि जो जिस राजा के पास रहता था वैसी बातें रहती थी, तो सामूहिक राष्ट्रीयता नहीं रहती थी। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी मिलता था। और ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में कल्पना की अधिकता तथा जनसंपर्क का अभाव रहता था। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और बाकी जो तथ्य हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।